हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, मैं आया था अभी अपनी गाड़ी स्टार्ट करने के लिए क्योंकि काफ़ी टाइम से बंद पड़ी थी। सो आई एम इन पार्किंग राइट नाउ। तो अभी आई थॉट कि यार ये टाइम वेस्ट क्यों करना, क्योंकि जब से मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ क्या हो रहा है कि मेरी पढ़ाई थोड़ी हैम्पर हो रही है। तो अभी ये टाइम को यूटिलाइज करेंगे अच्छे से, और जो वीडियो आनी थी आईपीएस पीओ मेंस की स्ट्रेटेजी के ऊपर, वो मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यार सबसे पहले एक जो बैकग्राउंड है वो समझ लेते हैं कि मतलब मैं किस बेसिस पे स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने 2020 में भी मेंस दिया था, आईपीएस पीओ का 2021 में मैंने दिया था। तो 20 वाले टाइम पे आई वाज वेरी मच इनटू द एसएससी सीजीएल, मतलब सारे एग्जाम में सीजीएल एसएससी ये सब एग्जाम दे रहा था। उस टाइम में मेरा बैंक का कोई प्लान था नहीं। लेकिन जब सीजीएल में मेरे साथ थोड़ा सा यू कैन से डेट कि मेरा सी बन गया। वहाँ पे क्या हुआ था कि 2019 में मैंने अपना स्कोर कार्ड शायद मैंने डाला हुआ है इस वाले चैनल पे। तो स्कोर कार्ड मेरा अच्छा था, बट क्या था कि सिलेक्शन मेरा 2.5 मार्क्स से रुक गया। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स जो थे वो 11 थे, बट रो मार्क्स 2.5 थे। तो अब क्या सीन है कि फिर मैं बैंकिंग वाले फील्ड में है कि यार बैंकिंग में जॉब लेना थोड़ा ज्यादा आसान है। आई मीन आसान तो नहीं है, बट ये है कि फेयर सिलेक्शन है फिर भी बैंकिंग में। तो आई थॉट कि मैं बैंकिंग की तैयारी स्टार्ट करता हूँ। तो उस टाइम में क्या था कि अब मेरे को एसएससी सीजीएल तो देना नहीं था 2020 में। तो मैंने कंप्लीट तरीके से ही पहले से फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग ऑफ द सीजन, लाइक अप्रैल में, हाँ अप्रैल के टाइम से मैंने स्टार्ट किया था। तो मैंने जितने भी मॉक हैं जिस प्लेटफॉर्म के, और मैं यहाँ मेंस मॉक की बात कर रहा हूँ, चाहे आपको अड्डा हो, ओली बोर्ड हो, टेक्स्ट हो, मैंने सारे मॉक दिए थे। और हर प्लेटफॉर्म पे ऑन एंड ऑल आपके 10 से 15 मॉक होते ही हैं। तो मैंने ओली बोर्ड का तो मैंने लैंड टाइम पे लिया ही था, आईपीएस पीओ का भी और एसबीआई पीओ का भी। तो 10-10 मॉक, यानी कि वहां से मैंने शायद 7 या 8 मॉक दिए थे, तो 16 मॉक तो ये हो गए। उसके बाद टेक्स्ट बुक पे मैंने दिए थे शायद वहां 15 मॉक थे, तो 15 के 15 मैंने मॉक दिए थे टेक्स्ट बुक वाले। तो 15 मॉक वो आपके हो गए, यानी कि 15 और 15 कितने 30। फिर उसके बाद जितने आपके फ्री मॉक और जो आपके लाइव मॉक होते हैं वो तो 5 से 6 मॉक आपके वो हो गए थे। तो 30 और 5 35 36 के आसपास मैंने मॉक दिए हैं। तो 36 मॉक के हिसाब से आप ये लगा लो कि हर मॉक में 4 डीआई होती हैं। तो 36 चौके आपके हो गए 144, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, और इतनी ही पजल के आसपास थी। और अब क्या होता है कि हर मॉक में 2 डीआई तो डुएबल होती हैं, 2 डीआई होती है सीखने वाली। तो सीखने वाली में भी क्या होता है कि वो आपकी 70-80% बन जाती है। मतलब मैं अपने केस की बता रहा हूँ। जैसे मान लो कोई अच्छी लेवल की डीआई है, तो उसमें ना कुछ कुछ पार्ट मिसिंग होते हैं। तो मिसिंग के चक्कर में जैसे मान लो आपने 70-80% वो डीआई सोल्व कर ली, फिर आपको लिंक मिलता नहीं कि यार आगे इसको कैसे वो करना है परस्यू। तो इतना होता था कि यार 2 डीआई तो देखो मैंने एग्जाम में बनाई ली थी, एक डीआई मैंने खुद वहां से सीख ली, और एक आध डीआई ऐसी होती थी जो मेरे से नहीं बनती थी, बट 70-80% बन जाती थी। तो ऑन एंड ऑल अगर आप 3 डीआई भी पकड़ के चलो तो 36 थी आपके बनते 108। तो ऑलमोस्ट 90 से 100 के आसपास मैंने डीआई बना ली थी, और इतने के आसपास मैंने पजल बना ली। ये मैं मेंस लेवल की बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद मेरा क्या स्कोर कार्ड रहा? स्कोर कार्ड मेरा ये रहा कि मेरे रीजनिंग बने 17 नंबर, मेरे मैथ्स बने थे 22 नंबर, और बाकी जीएस इंग्लिश के मैं आपको बताता हूँ। सिलेक्शन तो मेरा इंग्लिश की वजह से रुका था, वो मैंने पिछली वीडियोस में आपको बता दिया था। तो इस साल मैंने इंग्लिश पे काफी काम करा है। तो अब क्या सीन हुआ है कि इतना स्कोर बना है, और मैं अभी जैसे यूट्यूब पे मैंने कुछ कुछ स्कोर कार्ड देखे जो थे, मतलब साथ में जो कंपटीशन में थे बच्चे, उनके मैंने स्कोर कार्ड देखे। तो उनका क्या था कि रीजनिंग में उनके 19.5, किसी के 20 नंबर। तो यानी कि यहाँ तो चलो 2-3 नंबर के गैप रहा। मैथ्स में कुछ बच्चों के थे 24, 23.5, 24 के आसपास। तो मतलब 2-3 नंबर उनके वहां एक्स्ट्रा थे। तो ऑन एंड ऑल फिर भी मतलब इतनी डीआई पजल लगाने के बाद भी वो बच्चे मेरे से 5-6 नंबर कुछ ना कुछ आगे निकल गए। बट हाँ, मेजोरिटी में तो पीछे ही थे। पीछे में अभी देखते हैं कि जो बंदों के मार्क्स थे कम, वो कितने वो थे कम, मतलब जिन्होंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी है। तो रीजनिंग में उनके थे 14 कुछ के आसपास नंबर, मैथ्स में उनके थे 17-18 के आसपास नंबर। तो यहाँ मेरे से वो 5 या 6 नंबर पीछे हैं। तो अगर आप देखोगे तो ऑन एंड ऑल तो बहुत बड़ी लीड नहीं मिली मेरे को, मतलब इतने सारे डीआई पजल लगाने के बाद भी। तो मेरा जो स्ट्रेटेजी इस बार यही है कि यार बहुत सारे मॉक देके कुछ फायदा नहीं होता। अपने 4-5 मॉक लगा लो पूरे फुल फ्लैश मतलब तरीके से बैठ के, कि अपना 2.5-3 घंटा तुम बैठ रहे हो, अच्छे से पूरा मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो, उसको फिर एनालाइज भी कर रहे हो। तो ऐसे 3 या 4 मॉक बहुत रहते हैं। तो लेकिन अब जो मेन मुद्दा आता है वो आता है इंग्लिश और जीएस का। सिलेक्शन इसी की वजह से होता है, क्योंकि सीन क्या हुआ था कि 2021 में ही मैंने एसबीआई क्लरिकल वाला दिया था एग्जाम। तो वहां पे मैंने यार अच्छे से मेहनत करी थी। तो वहां मेरा मैथ्स और रीजनिंग में काफी अच्छा स्कोर हुआ था। लेकिन उसमें एक इंडिविजुअल स्कोर आता नहीं है, तो पता नहीं चलता कि तुम्हारे मैथ्स में कितना रहा, इंग्लिश में रीजनिंग में कितना रहा। बट फिर भी ऑन एंड ऑल मैंने आइडिया लगाया था कि यार मेरा मैथ्स रीजनिंग में अच्छा स्कोर गया, क्योंकि मेरी कोई पजल अटकी नहीं थी, मेरी कोई डे अटकी नहीं थी, मतलब एकदम स्मूथ जा रहा था मेरा पूरा एग्जाम।
अब वहां पे क्या सीन था, कट ऑफ गई थी 95 और मेरे मार्क्स बने थे 89, तो 6 मार्क्स से मेरा सिलेक्शन होगा था। तो उसी की बेसिस पे मैंने ये डिसाइड किया था कि यार जीएस पे अच्छे से एफर्ट मारते हैं, क्योंकि जीएस पहले मैं मंथली पढ़ के चला जाया करता था, लेकिन इस बार जो आईपीएस पीओ के जो मेंस अभी आए थे 2021 वाले, मैंने वहाँ पे डेली वाली करंट अफेयर करनी स्टार्ट करी थी। अब डेली वाली में मेरी ग्रिप तो अच्छी बन गई थी और मजा बहुत आ रहा था कि यार भाई कल पेपर आएगा ना, फाड़ देंगे पेपर तो मतलब बढ़िया करके, ये वाला लेवल हो गया था जीएस में। लेकिन फिर भी जीएस वो इतनी ज्यादा टफ आ गई कि बच्चों का जो एवरेज स्कोर था वो 7 से 8 आ गया, बट हाँ मेरा स्कोर 12-13 के आसपास नंबर था। मैं यहाँ स्कोर कार्ड के लगा दूंगा, अभी मेरे को फोटो मिलती है तो वैसे मिल ही जाएगी, निकाल के मैं मतलब फोटो लगा दूंगा, आप स्कोर देख लीजिएगा, ये आपको साइड में दिख रहा होगा स्कोर। तो उसमें मेरे रहे थे 12-13 नंबर के आसपास में रहे थे, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट हाँ मेरा याद है कि एवरेज से 4-5 नंबर मेरे ऊपर थे बच्चों से। अब उसी में कुछ बच्चों ने 18-19 भी स्कोर मारा था। तो आप देख रहे हो कि जिस चीज में मैंने मेहनत करी है वो आ गई टफ, तो वो तो सबके लिए टफ हो गई, तो उसमें तो इतना कुछ बैलेंस बनेगा नहीं कि मतलब मैं बहुत आगे निकल जाऊंगा या बहुत पीछे रह जाऊंगा। और मैथ्स रीजनिंग का चलो मेरे को एक एज मिल गया, लेकिन वो ईजी थी, वो ईजी के चक्कर में सब बच्चों ने अटेम्प्ट कर ली, तो वहां मेरा 5-6 नंबर, कुछ बच्चे आगे कुछ नंबर मतलब कुछ बच्चे पीछे, तो इतना बड़ा वहां भी गैप क्रिएट नहीं हुआ। गैप क्रिएट हुआ इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश थी इजी कहूंगा या मॉडरेट टू इजी कहूंगा। अब मेरी प्रैक्टिस उतनी है नहीं, तो उस चक्कर में क्या था, मेरा इंग्लिश में स्कोर रह गया 15-16 के आसपास, लेकिन वहां बच्चों ने 28-29-31 तक नंबर मारे हैं इंग्लिश में, तो 11 नंबर का सीधा बूस्ट बच्चों को वहां मिला है। और मेरा सिलेक्शन जो रुका है वो कुछ 7.5-8 नंबर से रुका है। रीजन बिहाइंड इज दैट क्योंकि मेरा इंटरव्यू में स्कोर अच्छा था, और इंटरव्यू के ऊपर मैंने वीडियो बना दी, आप देख लीजिएगा कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहता है इंटरव्यू का। अब यहाँ पे क्या सीन है कि 11-12 नंबर की लीड उनको मिल गई है। अब इंटरव्यू मेरा अच्छा स्कोर था, लेकिन मेरे 11-12 नंबर ही कम थे उन बच्चों से, लेकिन ऑन एंड ऑल 7-8 नंबर मेरे पास होते, क्योंकि इंटरव्यू मैंने थोड़ा सा वो कर लिया था बूस्ट अपना स्कोर, तो उस चक्कर में मेरा 7-8 नंबर सिलेक्शन रुक गया इन टर्म्स ऑफ मेंस। फाइनल सिलेक्शन मेरा शायद 3 या 3.5 नंबर से रुका था, जो क्योंकि मेंस कट ऑफ बनती है वो 80% करके निकालते हैं जो। तो अब इस बार मेरा क्या प्लान आउट है, क्या मैं फॉलो करने वाला हूँ। इस बार मैं रीजनिंग और मैथ्स पे इतना फोकस नहीं करने वाला, क्योंकि यार वो मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, मतलब मैथ्स तो मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। आराम से अगर मैं 5-6 दिन प्रैक्टिस करता हूँ एक अच्छे लेवल की डीआई को, तो उसमें मेरा काम बन जाएगा। रही बात रीजनिंग की मैं एक आध पजल रोज बनाता चलूंगा, या तो यूट्यूब के थ्रू या किसी मॉक के थ्रू। अब मेन जो इस बार मेहनत रखनी है वो रखनी है अपनी जीएस पे, जैसे लास्ट ईयर की थी, इस बार भी ऐसी मेहनत करनी है, ताकि अगर एक मॉडरेट टू इजी लेवल का पेपर आता है तो मैं मतलब मेरा स्कोर बहुत बूस्ट हो जाए। अगर टफ लेवल का भी आता है तो मैं डेली वाली करंट अफेयर पढ़ ही रहा हूँ, तो उसमें वहां पे वो चीज मैनेज हो जाएगी। इंग्लिश में मैंने शुरू से बहुत काम करा है। कुछ बच्चों के कमेंट ये आए थे कि यार भैया आप अपनी इंग्लिश की स्ट्रेटेजी बताओ, आपने इंग्लिश में कैसे इंप्रूव करा है। तो भाई इंग्लिश का इंप्रूवमेंट ना स्टार्टिंग से हुआ था मेरा, मतलब इस सीजन के यानी कि 2022 अप्रैल-मई के आसपास से मैंने भाई दबा के मूवीज देखी हैं, क्योंकि सबसे पहला है कि अपने अंदर से इंग्लिश का डर निकालना है। तो यार अब मूवीज में तुम्हें क्या बताऊं कि चाहे हैरी पॉटर की सारी सीरीज हो, गेम ऑफ थ्रोन्स हो, वाइकिंग्स हो, हंटर के नाम से एनिमे होता है, डेथ नोट हो, ऑन एंड ऑल अगर देखा जाए तो कम से कम यार मैंने एक सीरीज में तुम्हारे होते हैं 10 से 12 एपिसोड और 1-1 घंटे के होते हैं, तो 12 घंटे कंटेंट ही है। और गेम ऑफ थ्रोन्स में तो आपके 8 सीजन है और वाइकिंग में आपके 6 सीजन है। तो भाई मतलब यार बहुत सारा कंटेंट मैंने देखा हुआ है अच्छा करके। लेकिन अब ना कंटेंट देख के ना आप इंग्लिश से थोड़ा सा यूज टू हो जाते हो, आप थोड़ा आपको इजी थोड़ा महसूस होता है कि हाँ चलो ठीक है सब कुछ बढ़िया जा रहा है, आपको इंग्लिश समझ आ रही है। लेकिन वहां से आपका स्कोर इंप्रूव नहीं होगा। स्कोर इंप्रूव होगा फिर होगा आपका रीडिंग से, क्योंकि क्या सीन होता है, अगर जैसे आप रीडिंग करते हो, रीडिंग में अगर मैं आपको बोलूं कि आपको सिर्फ 5 मिनट या 6 मिनट की रीडिंग करनी है, आपको ना रीडिंग समझ आएगी। अगर आप एक प्राइवेट स्कूल से पढ़ो या फिर आप इंग्लिश में थोड़े बहुत टच में थे, तो रीडिंग में कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन इश्यू आता है जब आपका दिमाग 1.5 घंटा थक जाता है डीआई पजल बनाने के बाद, जब आपको रीडिंग करने की बारी आती है ना, तो 5 मिनट भी ना आपसे फोकस नहीं होता, मतलब मेरे से भी नहीं होता था। ये फोकस में क्या होता है कि जैसे आप रीड कर रहे हो, पैसेज पढ़ रहे हो, तो बार बार आपका दिमाग मारा कि यार रात में रसमलाई खाई थी, कल मुझे वहां दोस्त के साथ जाना है, कल मेरी गर्लफ्रेंड ने मैसेज कर दिया था, अब मुझे ये रिप्लाई करना है, ये करना है, वो करना है, मतलब दुनिया भर की बात आपके दिमाग में चली होती है, मतलब डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो रहा होता है। तो सबसे पहले अपना आपको, जैसे मैंने पहले वेब सीरीज देखी, मैं इंग्लिश से यूज टू हो गया, अब मुझे इंग्लिश से डर नहीं लग रहा। कहीं भी कुछ भी मेरे को लिखा हुआ मिलता है तो मैं उसको रीड करना स्टार्ट कर देता हूँ, तो मतलब ये वाला फ्लो मेरा बनने लगा। अब बात आती है रीडिंग की। रीडिंग पे अपना मतलब अच्छे से वो बनाओ, मतलब होल्ड बनाओ कि आप कम से कम 40 मिनट 30 मिनट लगातार ना रीड मार पाओ चीजों को, बड़े बड़े पैसेज रीड मार पाओ। ये कहाँ मिलेंगे आपको? ये मिलेंगे आपको नॉवेल्स में, ये मिलेंगे आपको एडिटोरियल्स में, न्यूज में। यहाँ से 30-40 मिनट की रीडिंग हो, तो मैं अभी पिछले 1.5-2 महीने से रीडिंग कर रहा हूँ। तो रीडिंग के टर्म्स में यार कम से कम 3 से 4 बुक्स पढ़ ली हैं, और एडिटोरियल तो मेरा रोज हो ही रहा है। तो अब यहाँ से इम्प्रूवमेंट, मतलब ये मैं आपको अभी वो बता रहा हूँ, बेस की मैंने बेस किस हिसाब से बनाया इंग्लिश का। अब इसके बाद यहाँ से भी ना
इंग्लिश का पहले देखो मैंने वेबसाइट देख के डर निकाला, फिर मैंने रीडिंग पे होल्ड बनाया। अब भी ना स्कोर इतना बूस्ट नहीं करेगा, बट हाँ ये था कि मेरी एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगी इतना करने से। अब बात आती है स्कोर कैसे बूस्ट होगा। स्कोर बूस्ट होगा भाई सेक्शन लगाने से ही, और कोई इसका तरीका नहीं है। आपको सेक्शन लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपको उस 30 मिनट 35 मिनट के फ्रेम में आपको परफॉर्म करना है, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, वही पैसे आपको रीड भी करना है, उसके साथ साथ आपको मिसलेंस भी अटेम्प्ट करना है। तो उस तरीके से आपको सोच के चलना है। तो यानी कि सबसे पहले आपकी वीडियो, देन नॉवल रीडिंग, उसके बाद आपका सेक्शनल। अब जो मेरा रूटीन चल रहा है ना, अब मेरे को मूवीज देखने की जरूरत नहीं पड़ती, ना मैं उस पर टाइम वेस्ट करता। मैं नॉवल पढ़ लेता हूँ अपना फ्री टाइम, यानी कि खाने पीने उठते सोते टाइम पे मैं नॉवल को अपनी आंखों के सामने लगा के रखता हूँ। जब भी टाइम मिला अपने नॉवल से मैं मतलब अपनी चीजें पढ़ता गया। फिलहाल जो मैं नॉवल पढ़ रहा हूँ 11 मिनट्स है, और एक नॉवल है इनर इंजीनियरिंग बाय सदगुरु। मतलब काफी अच्छी बुक है। आपको इट इज अ काइंड ऑफ सेल्फ हेल्प बुक। ये मतलब आप बुक पढ़ रहे हो तो ये होना चाहिए कि यार आपका टाइम वेस्ट ना हो बुक में भी, थोड़ा सा आपका इंटेलेक्चुअल लेवल भी इंक्रीज हो, क्योंकि स्ट्रेस एंग्जाइटी ये चीज होने लगती है। और मैं अपनी एक स्टोरी भी लेके आऊंगा कि जब मैं डिप्रेशन में गया था, जब मेरे बैंक के एग्जाम नहीं निकले, सीजीएल में भी मेरा सिलेक्शन रुक गया, मतलब हर जगह से ऐसा हो रहा था कि हाहाकार मचा हुआ है कि ना तो यहाँ सिलेक्शन हो रहा, ना वहाँ सिलेक्शन हो रहा। माइंड में उल्टे सीधे थॉट्स आते थे कि यार पता नहीं कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो वो होते होते वो डिप्रेशन स्टेट में चला गया मैं। फिर मेडिकेशन की नौबत भी आई। खैर मेडिकेशन तो मैंने नहीं ली, बट क्योंकि हेल टू और आयुर्वेद, तो आयुर्वेद की मैंने कुछ मेडिकेशन ली थी। मतलब बेसिकली जो च्यवनप्राश वगैरह ये सब चीज होता है। मैं एक मतलब नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, अपना स्टोरी शेयर करूंगा कि कैसे मैं डिप्रेशन में गया, कैसे मैं वहां से बाहर आया, क्योंकि वो ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी सीजन आएंगे आपके बैंकिंग के, कुछ बच्चों का अभी भी सिलेक्शन नहीं होंगे, हो सकता है मेरा भी अटक जाए सिलेक्शन। बट हाँ अभी मैं इतना स्ट्रांग हूँ, इतना पावरफुल हूँ कि मैं उस वाले स्टेट में जा ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है वहां से बाहर कैसे आना है, इल्यूजन क्या है उस वाले स्टेट का। उसके लिए एक अलग से वीडियो रखेंगे। अगर मैं यहाँ बताऊंगा यार काफी लंबी वीडियो हो जाएगी वो। तो अब इतना आई गेस आपको समझ आ गया होगा कि रीडिंग का क्या सीन रहा है, सेक्शन देना है नहीं देने। अब एक बार मैं इस वीडियो को समअप मार देता हूँ कि क्या सीन है, अभी के लिए क्या करना है। देखो अब आपके पास वेब सीरीज देखने वाला और 5-5 घंटे नोवेल पढ़ने वाला टाइम तो है नहीं आपके पास, क्योंकि जो बेस बनना है वो बन चुका होगा आपका। अभी के लिए क्या करना है, रोज तो भाई एडिटोरियल तो छोड़ना ही नहीं है। एडिटोरियल निमिषा मैम है या बहुत सारे और भी यूट्यूबर्स पढ़ाते हैं, आप वहां जाइए, वहां से आपको एडिटोरियल सीखने के लिए मिल जाएगा। उसको पढ़ने से क्या फायदा है, उसमें ना आपको एक डाउन साइड ही आएगा कुछ टाइम के बाद। जैसे मान लो आपने आज रीड करा आपको समझ आ जाएगा, कल रीड करा आपको समझ आ जाएगा, फिर आप कहोगे यार रीडिंग में मेरा कोई इशू तो है नहीं, क्योंकि ये काम मेरे साथ भी हुआ था। क्योंकि जब लास्ट ईयर क्या हो रहा था कि 1-2 एग्जाम मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, जैसे मेरा SBI मेंस में नहीं हो पाया, या फिर मेरा IPS पे भी नहीं हो पाया, तो दिमाग में था कि चलो यार थोड़ा सा रीडिंग की वजह से चीजें कम हो रही है, रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं। अब रीडिंग कर रहा हूँ तो वाला माइंडसेट बन जाता है कि यार रीडिंग तो बड़ी ईजी लग रही है मेरे को, यहाँ तो क्वेश्चन समझ आ, मतलब यहाँ तो मेरे को पैसे समझ आ रहा है। बट क्या सीन होता है यार, पैसेज आप फ्रेश माइंड से पढ़ रहे हो, जब आपका दिमाग थका होता है ना तब नहीं समझ पाता आपका दिमाग पैसेज को। तो वो उस चीज पे काम करना इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो का समअप यही है, रोज अपना एडिटोरियल का एक सेशन लेना है जिसमें आपके 2 या 3 एडिटोरियल आप पढ़ोगे, और खुद से मत पढ़ना। क्योंकि बहुत लोग समझते हैं कि यार खुद से पढ़ लोगे, यार खुद से पढ़ लोगे ना पता क्या होता है, जो बीच में जो हाईलाइट्स होती है डिटेल्स होती है वो मिस हो जाती हैं। सपोज आपने पढ़ा कि भाई मोदी जी ने वहां जाके यहाँ पे ये डिसीजन लिया, लेकिन ये तो आपने खुद पढ़ के समझ लिया। लेकिन जब आप किसी के द्वारा पढ़ाए हुए पॉइंट पे जाओगे, जिस बंदे को इंग्लिश की अच्छी नॉलेज है, तो वहां से आपको क्या पता चलेगा कि वो मोदी जी ने खुद डिसीजन नहीं लिया, उनको उनकी ब्यूरोक्रेट्स ने बोला था कि आप डिसीजन लो वहां जाके। समझ रहे हो, दोनों का एसेंस सेम आ रहा है, लेकिन इसमें हाईलाइट्स देखो कितनी मतलब निकल के आ रही है कि किसी ब्यूरोक्रेट्स ने मोदी जी को बोला था कि आप वहां जाके डिसीजन लो। ये सेंटेंस हमें समझ नहीं आ रहे होते उस टाइम पे, तो इस पे काम करना इंपॉर्टेंट है। तो रोज के एडिटर लोग आपके 2, यानी कि आपका 20 से 25 मिनट में आपका वाला काम हो जाएगा। उसके बाद अपना एक सेक्शनल दो 35-40 मिनट का, फिर उसको आधा घंटा उसका एनालाइज करने में लगेगा। तो यानी कि 30 और 30 आपका एक कम से कम 1.5 से पौने 2 घंटे का आपका स्लॉट बनेगा कंप्लीट इंग्लिश के लिए। फिर उसके बाद मैं वोकैब भी रट रहा हूँ। वोकैब में क्या कर रहा हूँ कि जो वोकैब मेरी एडिटोरियल में आ रही है, या जो वोकैब मेरी वेब सीरीज से निकल के आई थी, जो वोकैब मेरी नॉवल से निकल के आई थी, उनका कुछ 400-500 का मेरा एक कलेक्शन इकट्ठा हो गया है, उनको मैं बार बार रिवाइज करता रहता हूँ। तो पूरा 2.5 से पौने 3 घंटे का मेरा स्लॉट बन जाता है इंग्लिश का ही। उसके बाद GS। अब GS में क्या कर रहा हूँ मैं, GS में मैं डेली रीडिंग कर रहा हूँ, डेली करंट अफेयर कर रहा हूँ मैं करंट अफेयर कहाँ से कर रहा हूँ, मैं आशीष सर है उनके चैनल से कर रहा हूँ मैं। रीजन कि मैंने पेड कोर्स भी लिया हुआ है। आई जस्ट डोंट वांट टू नेम द टीचर, क्योंकि मतलब यार वो सही नहीं लगता कि टीचर का तुम नाम लो फिर उसको डिफेम करो, ऐसा सही नहीं है। क्योंकि अब जैसे कि बहुत सारे कोर्स है, पेड कोर्स बिक रहे हैं करंट अफेयर के नाम पे। अब क्या सीन हो रहा है कि जब एग्जाम
के जो क्वेश्चन आउट होते हैं ना, फिर यही टीचर क्या बोलते हैं कि भाई हमारे से 25 क्वेश्चन आ गए, हमारे 30 क्वेश्चन आ गए, और आता कुछ नहीं, आते इनके से 10-12 सवाल है। लास्ट ईयर का पेपर ऐसा पेपर था कि कोई भी बड़ा धुरंधर मास्टर हो, उनके पढ़ाया हुआ बिल्कुल नहीं आया था, क्योंकि उन्होंने एक अलग लेवल पे सवाल पूछे हुए थे, डेटाबेस आपके सवाल पूछे हुए थे। लेकिन फिर भी टीचर पता है वहां पे क्या क्लेम दे रहे हैं, जो पेड टीचर, जो ये पेड अपने कोर्स वाले हैं, कि भाई मेरे बच्चों ने क्या 31 का स्कोर, मेरे बच्चों ने क्या 28 का स्कोर, दिस वेरी गुड स्कोर, और मेरा ये कोर्स ले लो। मतलब वो अपने कोर्स देखने के चक्कर में इतने अंधे हो जाते हैं, बच्चों को समझते हैं बेवकूफ कि इनको तो कुछ पता ही नहीं है। किसी के टीचर से कुछ नहीं आया था, 7-8 सवाल किसी से आ गए हो तो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद आपको अपने आप ही एलिमिनेट करना है कि आपने क्या पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा था। तो ये चीज आप ध्यान में रखें। बाकी अपना डेली वाली मैं कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मंथली से मैं उसका रिवीजन करता हूँ, और एक सोर्स कोई और पकड़ के चलूंगा मैं, जहाँ से मेरा ये कुछ कुछ जो मिसिंग पार्ट्स हैं वो मेरे पूरे हो जाएं। तो जीएस का ये हो गया। मैथ्स रीजनिंग में क्या करूंगा मैं, मैथ्स रीजनिंग में आई विल डू कि मैं रोज की एक आध पजल, एक आध डीआई, और रोज नहीं हो पा रही तो एटलीस्ट ऑल्टरनेट डे पे मैं इसको बनाऊं। तो अभी के लिए तो मैं एक हफ्ता पूरा मैंने इंग्लिश और रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस के लिए रखा, क्योंकि जीएस मेरी कुछ टाइम की पेंडिंग हो गई है। फटाफट उसको कवर कर लेते हैं, जो भी मेरी 1-2 महीने की, 3 महीने की जीएस मेरे को रिवाइज करनी है। इस महीने रिवाइज करने के बाद फिर मैं अपने इसी रूटीन पर आ जाऊंगा, जो रूटीन आपको मैंने बताया था कि रोज मेरा इंग्लिश वाला स्लॉट वही 2.25 घंटे का, फिर मेरा जीएस वाला स्लॉट आ गया, जीएस में 1 घंटा करंट अफेयर, 2 घंटे की मेरी प्रीवियस मंथ की करंट अफेयर, 3 घंटे का स्लॉट फिक्स हो गया। उसके बाद फिर मेरा आ जाएगा ये अपना मैथ्स रीजनिंग का, मुझे कोई एक स्लॉट लेना, ये मैं देखूंगा, इसमें मतलब स्विच में रखूंगा, क्योंकि अभी क्या है कि मेरा सीजल का एग्जाम भी आएगा 2022 में दिसंबर के टाइम पे, तो मुझे सीजल वाला कंटेंट भी करना है। तो हो सकता है मैं ये 20-30% सीजल वाले टाइम, सीजल वाले स्लॉट्स को दूं। तो भाई यही है मतलब मेरी साइड से। तो बाकी ये मतलब % टू % डिपेंड करता है स्ट्रेटेजी में। थोड़ा इसी कम कर लेते हैं यार, ये ज्यादा हो रहा है। तो ये % टू % डिपेंड करता है कि यार किस हिसाब से स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। जैसे कि अगर आप ये वाली स्ट्रेटेजी सुन रहे हो ना, और आपने पहले से 1-2 स्ट्रेटेजी सुन रखी है, तो भाई ये वीडियो भी यहीं बंद कर दो। जो आपने पहले 2 स्ट्रेटेजी सुनी है, पहले उनको फॉलो करो, उसके बाद आपके कुछ लूप होल्स निकल के आएंगे, उन लूप होल्स पे काम करना। फिर उस लूप होल्स पे काम करने के बाद अगर आपको लगता है कि यार अभी मुझे ना कुछ चीज समझ नहीं आ रही, उसके बाद आप ये वाली वीडियो दे सकते हो, या फिर जो भी आपने स्ट्रेटेजी बना रखी है आप उसको अच्छे से फॉलो करो, वहां से लूप होल निकालो पहले। क्योंकि हम बहुत सारी स्ट्रेटेजी देख लेते हैं, फॉलो कुछ होता नहीं है, फिर एट द एंड रिजल्ट क्या आता है कि आपका इंप्रूवमेंट हुआ नहीं। तो ये गलतियां हमने बहुत करी हैं गलतियां उस टाइम में, कि बहुत सारी स्टडीज देख ली, टॉपर्स की भी वीडियोस देख ली, फिर लगता है यार ये टॉपर लोग तो ये चीज पढ़ रहे हैं जो हम पढ़ रहे हैं, फिर हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा। तो इस तरह के इश्यूज होते हैं। सो गाइज अभी तो इतना ही। अगर कुछ टॉपिक, अभी मैं जाता हूँ घर पे, अगर कोई टॉपिक रह गया, कोई ऐसा पॉइंट रह गया जो मैंने आपको नहीं बताया, तो मैं घर जाकर उसको रिकॉर्ड करता हूँ। तो गाइज उसके बाद मैं आ गया था घर पे, और वैसे तो मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए हैं, वीडियो का समझ भी आपको दे दिया है। तो कुछ कुछ मतलब मोटी मोटी बात यह है कि यार बहुत ज़्यादा मॉक नहीं देने हैं, क्योंकि ज़्यादा मॉक दे के बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है नहीं। उसका जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है बहुत कम निकल के आता है, क्योंकि जब आपको लिमिटेड सवाल करने हैं तो इतने सारे प्रैक्टिस करके कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर वो आपको टाइम डिवोट करना ही है तो रीडिंग और जीएस का जो मतलब आपका मंथली पैकेजेस हैं आप उनको अच्छे से पढ़िए, उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए। मैं भी इस बार वही करने वाला हूँ, ज़्यादा मौक़ों के चक्कर में नहीं पढ़ने वाला, क्योंकि स्पीड बेस्ड पेपर तो ये है नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम का इशू होगा, ऐसा कोई इशू नहीं होने वाला मेंस में। हाँ अगर ये आरआरबी पीओ का पेपर होता है ना, तो मैं आपको बोल देता कि भाई उसके लिए तो रोज़ भी मॉक दो तो ठीक है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 घंटे का मॉक है और पूरा कंपाइल टाइम मिलेगा उसमें आपको, तो उसमें आपको स्विच करना है सब्जेक्ट को लेके कि भाई अभी इंग्लिश करना है, 25 मिनट दे रहे इंग्लिश को, जो भी आपका टाइम है। तो पीओ में, आरआरबी पीओ में तो ठीक है, बट इसमें टाइम का इशू नहीं आने वाला। अगर एक पजल करते करते आपको 10-11 मिनट ख़राब भी हो गया ना, तब भी आपके पास एनफ टाइम है कि आप दूसरे क्वेश्चन को उठा के उसको आप वो कर लो सॉल्व। क्योंकि जैसे मेरे वाला जो मेरे टाइम पे जो IPS PO 2021 में एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका एनालिसिस अंकुश लांबा सर हैं जो उन्होंने डाला था, उनके चैनल पे शायद आज भी पड़ा हुआ, देख लेना आप जाके। भाई उन्होंने बोला था रीजनिंग में कि उन्होंने सिर्फ एक पजल बनाई है, और उस एक पजल को बनाने में उनका धुआं निकल गया। उनकी एग्जैक्ट यही वर्डिंग्स थी कि भाई मैंने वो पजल बनाई और पजल बनाने में ना मेरा धुआं निकल गया, इतनी अच्छी लेवल की पजल थी। क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ क्या बननी थी उसमें यार, मतलब 5-6 पॉसिबिलिटीज़ तो वो थी जो आपकी फर्स्ट कॉ में बन रही थी, उसके बाद हर पॉसिबिलिटी में एक पॉसिबिलिटी और बन रही थी। तो बहुत टाइम क्योंकि मेरी नहीं बनी थी वाली पजल, फिर एंड में अब देखो इसमें मेरे कम से कम ना 12-13 मिनट वेस्ट हो गए थे। इसके बाद मेरी एक पजल बनी, मतलब एक पजल बची हुई थी, वो बहुत सिंपल पजल थी, 3 क्वेश्चन की, बिल्कुल सिंपल पजल थी। वो मैंने एंड के लिए रख ली थी कि चल ठीक है यार पहले एक कोई टफ लेवल की कर लेते हैं, अगर वो बन गई तो अच्छी बात है, क्योंकि ये 2 मार्क्स की थी जो मेरे से नहीं बनी थी। और जो सिंपल वाली थी ये एक नंबर के 3 क्वेश्चन थे इसमें। तो आई वॉज कि भाई ये है कि मतलब बन ही जाएगी बाद में,
एक एक नंबर वाली। तो मैंने एक एक नंबर वाली फटाफट एंड के 4-5 मिनट में बनाई। और उसके बाद जब हम बाहर निकले तो कुछ बच्चे ये बोल रहे थे कि यार एक 5 नंबर की पज़ल थी, वो वाली पज़ल ईजी थी और वो मैंने स्किप की हुई थी। रीज़न क्योंकि जो सी ये 2 नंबर वाली मेरे जिसमें टाइम खराब हुआ, ये पज़ल थी मुश्किल से 6 या 7 लाइन की। और जो वाली पज़ल थी, जो बच्चे बोल रहे कि उन सब ने बना ली थी वो पज़ल, मतलब जिनका सिलेक्शन हुआ है वो लोग बोलते कि भाई उन्होंने वो 5 नंबर वाली पज़ल बनाई है, एक नंबर के सवाल थे उसमें। तो उस पज़ल में थे आपके 11 से 12 लाइन। बट ये था कि डेटा ज़्यादा है तो पज़ल सिंपल थी वो, लेकिन यहाँ पे डेटा था कम लेकिन पज़ल बहुत ज़्यादा टफ बन गई थी वो, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी और ज़्यादा बंदे नहीं थे, 7 बंदे सिर्फ एक रो में बिठाने थे और उनके पास कुछ वो थे नंबर्स थे कुछ, बस इतनी पज़ल थी है। तो भाई बहुत टफ पज़ल थी वो। बस ये है कि यार स्किल बेस्ड पेपर है। अब स्किल बेस में जो मैथ्स और रीजनिंग वाली स्किल है ना, उसके बेसिस से बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो नहीं पाएगा। जो इंग्लिश वाली स्किल है उसके बेसिस से बहुत लंबा डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। जीएस तो तुम्हारी याद करने के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो भी तुम्हारी एक तरह की स्किल है कि आप कितना ज़्यादा चीज़ों को यू आर एबल टू रिटेन, जो भी आपका डेटा है जीएस में, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मतलब मैथ्स रीजनिंग वाली स्किल पर ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं हो पाएगा। इंग्लिश और जीएस के बेसिस पे बहुत सारा डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। क्योंकि यार अब वाला टाइम गया कि पहले क्या होता था कि तुमने ओके ओके अपना वो कर दिया परफॉर्म कि 2-4 सवाल मैथ्स में, 2-4 सवाल रीजनिंग में कर दिए, थोड़ा बहुत इंग्लिश में कर दिया, थोड़ा बहुत जीएस में कर दिया, तो उसके बेसिस पे क्या होता था सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन अब यार ऐसा टाइम नहीं है। अब आपको 2 सब्जेक्ट ना अच्छे करने पड़ेंगे, चाहे वो इंग्लिश और जीएस कर लो, चाहे मैथ्स रीजनिंग कर लो। मैथ्स रीजनिंग का मैंने आपको बता दिया बहुत ज़्यादा वो अच्छे नहीं हो पाते, क्योंकि 2-3 सवाल ही बन पाते हैं। हद से कोई बहुत ज़्यादा टॉपर होगा वो एक सवाल और फालतू बना लेगा 5 सवाल का, यानी कि अगर 2 नंबर का बना तो अच्छी बात है, लेकिन अगर एक नंबर का बनाया तो 5 नंबर की लीड वो ले लेगा। तो बहुत ज़्यादा लीड नहीं ले पाते यार मेंस में। तो मतलब स्मार्ट वर्क रखना है थोड़ा सा। अब वही है, हार्ड वर्क के बाद स्मार्ट वर्क समझ आता है इंसान को। तो बस यार यही है इस वीडियो में। आई नो ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बट इट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। जो मेरा एक्सपीरियंसेस है, मेरा पूरे जितने मैंने मेंस दिए हैं बैंकिंग के, वो मैंने पूरे एक्सपीरियंसेस वीडियो में बता दिया है। आई होप आप लोग इसको देखोगे, समझोगे, और अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है इस वाली जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है, तो आप मेरे को प्लीज़ नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, ताकि अगर मैं भी मुझे लगता है कि हाँ कुछ चेंजेस करने चाहिए तो आई विल मेक द चेंजेस। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, जय हिंद।